आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। 2014 के बाद हमने एक नया हिंदुस्तान देखा। जब मोदी हुकूमत बनी उसके कुछ ही दिन बाद ऐसा लगने लगा कि अब मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ धर्म की राजनीति होगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम बातें सामने आने लगी। धर्म को निशाना बनाया जाने लगा। किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की और मामला ये हुआ कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ने लगे। आखिर इस लड़ाई में किनका हाथ था? किसने ऐसा माहौल पैदा किया कि ये लड़ाई शुरू हुई? ख्वाह वो मुजफ्फरनगर का हादसा हो, नूह का वाक़या हो। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि नूह में किस तरह से रामनवमी के मौके पर पथराव का मामला जब सामने आया तो बगैर पुलिस तहकीक के आपसी तनाव के वजह से वहाँ पे पत्थरबाजी हुई। पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर सकी। नूह में जितने भी घर थे, तकरीबन 150 से 200 के तादाद में घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। ना कोई नोटिस, ना अदालत की कोई कार्रवाई, ना कोई एफआईआर। पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। उन फ़िरका परस्तों को बख्श दिया, लेकिन जो मजबूर थे, बेबस थे, उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दिल्ली का हादसा अगर आप याद करें तो कुछ इस तरह ही हुआ था, जहां तकरीबन 60 लोग मारे गए। हिंदुस्तान को हम गंगा जमनी तहजीब का गवारा कहते हैं, लेकिन इस मुल्क में ना जाने किसकी नज़र लग गई कि अमन के जगह में इस मुल्क ने बदअमनी रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलती रही। धर्म संसद में जो कुछ भी हुआ उसे ना तो हम बुला सकते हैं ना आप बुला सकते हैं। धर्म संसद के महफिल में वहाँ के जो साधु थे, जो संत थे, उन लोगों ने अक़लियतों के बारे में ऐसे ऐसे आवाज़ें कसे जिससे मुल्क में आग लग जाती। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं एक मामूली बात पर जब एक शेर पढ़ा गया मुफ्ती अज़हर सुलेमान अज़हर ने, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहाँ की दयानतदारी है? आखिर हिंदुस्तान में इंसाफ को हम कहाँ देख रहे हैं? ना तो हमारे पास रोकने की कोई सलाहियत है, बस जब मन करे, जहाँ मन करे वहाँ बुलडोज़र चला दिया जाए। 2014 के बाद शायद इस मुल्क ने इतने नुकसानात उठाए हैं इन बुलडोज़रों की वजह से, ख़ास तौर से अक़लियत तबका ने, कि उनकी कमर की हड्डी टूट गई है। एक आदमी घर बनाने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, फिर वो एक घर बनाता है, वहीं मिनटों में घर तहस नहस कर दिया जाता है। बशीर बद्र का एक शेर है कि तमाम उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते घर गिराने में। तो आप देखिए कि इस तरह के माहौल में हम हिंदुस्तान में कैसे अमन ला सकते हैं। आप जानते हैं कि बगैर अमन के आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। कोई भी विदेशी मुल्क आपके मुल्क में आकर कोई कारोबार नहीं कर सकता है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है, क्योंकि उन्हें ये गारंटी नहीं है कि कब यहाँ की हवा और फ़िज़ा तब्दील हो जाएगी और उनका सब कारोबार चौपट हो जाएगा। बहुत सी इंडस्ट्री है जो हिंदुस्तान में आकर रोज़गार तो कर रही है, लेकिन उन्हें डर सता रहा है। आज नौकरी की यह हालत है कि 40% नौकरियां घट गई हैं।
40 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। रोज़गार पर हम बातें नहीं कर रहे हैं और ना ही हम महंगाई पर बातें कर रहे हैं। हम अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करेगी। मोदी हुकूमत ने एक आवाज़ दी थी, सबका साथ सबका विकास। अगर गरीब तबका तरक्की नहीं करेगा तो कहाँ से सबका विकास होगा। आपने खुद कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दी जाती है, तो जिस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दी जाती हो, क्या वो मुल्क विश्वगुरु कहलाने के लायक है? आप खुद इसका फैसला करें। कोविड के दौरान आपको याद होगा कि किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उन्हें कोरोना वायरस भी तक कहा गया। मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए तरह तरह के नई नई स्कीमें लॉन्च की गई। वो स्कीम क्या थी? कहीं लव जिहाद के नाम था, कहीं बुर्का और निकाब के नाम पर, कहीं 3 तलाक के नाम पर, कहीं एनआरसी और सीए के नाम पर मुसलमानों के अंदर डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए कि अब वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे बगैर किसी तफ्तीश के डाल दी जाएगी। क्या एक जमहूरी मुल्क का यही निज़ाम रह गया है? आखिर हम कम्युनलिज्म के किस दौर से गुजर रहे हैं? सेकुलरिज्म का खात्मा करने के लिए क्या क्या उपाय लगाई जा रही है? अदालत में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है या वहाँ से जो इंसाफ मिल रहा है वो काबिल सताइश नहीं रह गए हैं। एक फ़िरका को देखते हुए इस तरह से इंसाफ करना और एक फ़िरका को दबा कर रखना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गवारा रहने वाला एक मुल्क है। सारी दुनिया की निगाह हमारे मुल्क पर है। आज ज्ञानवापी का मामला ले लीजिए या मथुरा का मामला लीजिए, एक तरफा फैसला सुनाया जा रहा है। अगर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं इन सब बातों को लेकर, तो या तो उनको निशाना बनाने के लिए लाठीचार्ज की जा रही है या एक तरफा उनके जायदाद को तहस नहस कर दिया जा रहा है। इस तरह से हम हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं कि फ़िरका परस्ती को अगर ना रोका गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। विश्वगुरु बनने का तो बहुत दूर का सपना है। सिर्फ खुद कह देने से, अपनी आप तारीफ़ कर लेने से कोई विश्वगुरु नहीं बन जाता। ये बात तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहे कि आप कपड़ों से उपद्रवियों को पहचान सकते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। ये इस तरह का बयान मुल्क का मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। एक तरफ तो हमारे पीएम का ये कहना है, दूसरी तरफ योगी हुकूमत में मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया और 80 और 20 की फ़ीसद की बात कही गई कि 80 और 20% समझ लीजिए क्या होने वाला है। तो ये निशाना किसके तरफ है? क्या कोई रियासत का सीएम ये कह सकता है? अगर आप पीएम हैं, सीएम हैं, हुकूमत आपकी है, तो आप सिर्फ एक फ़िरके के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि आप पूरे मुल्क और पूरे रियासत के प्राइम मिनिस्टर और सीएम हैं। आपने देखा होगा कि गाय के नाम पर इस मुल्क में किस तरह से दलितों को और मुसलमानों को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई। सैकड़ों के तादाद में लोगों ने अपनी जान इस तरह गंवा दी जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई ट्रक में भरकर गाय ले जा रहा है बिजनेस करने के लिए, तो उसे गौकशी का नाम देकर इस तरह से मारा गया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर आप किसी एक शख्स को मार देते हैं, इसका मतलब है कि उसकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है, पूरे ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं।
आज भी गांव और कस्बों में दलितों के साथ जो कुछ भी होता है वो नाकाबिले बयान है। जात पात की भेदभाव, धर्म, निचली जात, ऊंची जात, आखिर हम किस मुल्क में रह रहे हैं? क्या ये से हम कभी निकल पाएंगे? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हम सब एक हैं, सबके साथ एक होना चाहिए। कानून हमें इसकी इजाज़त भी देती है। अगर आर्टिकल 15 से 21 तक बात करें तो आप देखिए कि हमारी इक्वलिटी क्या है। हमें किस तरह से डरा कर, धमका कर तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमें सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो जितना हुकूमत है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मीडिया है। मैं उन मीडिया की बात कर रहा हूँ जो सच्चाई दिखाने से भाग रहे हैं, जो बिक चुके हैं, जो दौलत के साथ अपनी खूबियों को दिखाने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। अगर कोई मामला आता है तो बगैर तफ्तीश के, बगैर कानूनी कार्रवाई के ये कह दिया जाता है कि दहशतगर्द मुसलमान है। आप कैसे किसी को दहशतगर्द बता सकते हैं? आपके पास क्या राइट्स है? क्या एक जर्नलिस्ट ये काम कर सकता है? ये तो अदालत का काम है कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। लेकिन आप जब एंकरिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो माहौल ऐसा बना देते हैं जैसे आप टीवी स्टूडियो को वार जोन में तब्दील कर देते हैं। पाकिस्तान का कोई मामला हो, मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। हिंदुस्तान को, मुसलमानों को गलत बुरा भला कहा जाता है तो उसे कहा जाता है कि ये एंटी इंडिया है। तो इस तरह से विरोध का क्या मतलब होता है? इन सब चीज़ों को संभाला जा सकता है, रोका जा सकता है संवैधानिक तरीका से। लेकिन हम आज कॉन्स्टिट्यूएंसी पर यकीन ही नहीं रखते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दें तो फिर इस मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। सिस्टम इस तरह से नहीं चलती है। सिस्टम का सबको लेकर चल रहा है, सिस्टम सबको लेकर चलती है। सिस्टम का काम ही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम फरीक को एक साथ लेकर चले और सबकी हिफाजत करे। सच पूछिए तो सिक्योरिटी के नाम पर अब सफ़र करने में भी डर लगता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ट्रेन में किस तरह दाढ़ी और टोपी देखकर एक आरपीएफ के जवान ने गोली से उनको भून दिया। कैसे आप सफ़र करेंगे? क्या गारंटी है? अगर एक बुर्का पहन के औरत कहीं जा रही है तो आप उसे छेड़ रहे हैं। एक स्कूल का मामला देखिए, उससे बुर्का उतारने के लिए किस कदर उससे परेशान किया गया। अभी हाल ही में एक खातून कहीं जा रही थी बुर्का पहनकर, तो उन्हें राम मंदिर के निर्माण के बाद, मैं बात कर रहा हूँ, ये जगह का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस औरत को इस कदर अजियत पहुंचाई जाती है कि वो औरत खड़ी होकर अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाती है। किसी तरह से उस औरत को पुलिस ने निकाला और अपने कार में बैठा के उसे महफूज जगह पर ले गए। हाल ही में जो कुछ मीरा रोड में हुआ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक तरफा गिरफ्तारी भी हुई और अक़लियतों के जो दुकानें थी उन दुकानों पर बुलडोज़र भी चला दिए गए बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के, बगैर किसी सबूत के। किसने पत्थर फेंका इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अगर कोई पत्थर फेंकता है तो इसका क्या मतलब है? कि आप किसी के दुकान को, किसी के घर को, किसी के मकान को बुलडोज़ कर देंगे, उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे? बेशक जो गुनहगार है आप उसे पकड़िए, सज़ा दीजिए, लेकिन एक वे है, हम उस वे पर अब नहीं जा रहे हैं। हमने अपने मन मर्जी सब कुछ करना सीख लिया है। हमें अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर फैसला खुद इस तरह से करना है तो फिर अदालत बंद कर देनी चाहिए। अब अदालत का क्या है, और वो दिन भी आएंगे, आप देखिएगा कि जो हालात आज मुल्क में हो रहे हैं, एक दिन अदालत को ख़त्म कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी की किताब को जला दी जाएगी। भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर अब कोई राय नहीं बनेगी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क के जज तक बिक चुके हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ। बहरहाल कहना यही है कि मोदी हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान रखने के लिए, फ़िरका परस्ती को कंट्रोल करने के लिए और अक़लियती तबकों को महफूज रखने के लिए सख्त से सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे। हालांकि ये काम होम मिनिस्ट्री का है, लेकिन होम मिनिस्ट्री और मुल्क का पीएम, ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस निज़ाम को वो संभाले और मुल्क को महफूज से महफूज तर बनाए। अगर मुल्क ही नहीं बचेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि आज हम डर की दुनिया में जी रहे हैं। डरना तो सिर्फ एक अल्लाह से है, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि लोग भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस करना भी अब इस मुल्क में गुनाह हो गया है। यानी आपको रास्ते में घेर कर कोई मारे, आप उसके लिए अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको वो लोग मार दे वो कबूल है, लेकिन आप उनको नहीं मारिए। आप अगर मारेंगे तो आपको दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। आज जो मुल्क में एजेंसियां हैं, किस तरह से वो अपोजिशन पार्टी के लीडरों को फंसा रही है, ये सबके सामने है, जग जाहिर है। अदालत भी सब कुछ देख रही है। ऐसा नहीं है कि अदालत के नज़र से सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुल्क में एक तरह से ब्राह्मणवाद बोलिए या फिर नाज़ीइज़्म बोलिए, वो लादने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों से यही कहेंगे कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुल्क में खलल पैदा हो, फ़िरका परस्ती को बढ़ावा मिले। अफवाहों पर तो बिल्कुल हमें कान नहीं देना चाहिए। कुछ कुछ खबरें तो ऐसी होती है, जब जैसे कि अभी व्हाट्सएप पर जिस तरह की खबरें आती हैं, कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे जिस तेज़ी से खबरों को चला रहे हैं, उससे भी मुल्क में इश्तिआल बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी है। सरकार को सख्ती के साथ इस पर अमल करना है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि मुल्क सुनहरा दौर नहीं रह जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल कर इस मुल्क में रहें। हिंदुस्तान, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वाकई में इसकी मिसाल गंगा जमनी तहजीब से दी जाती है। आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन अब इनकी तादाद बहुत कम है। आज भी हमारे पास ऐसे रिपोर्टर हैं जो अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। रिपोर्टर का काम है कि वो खबरों को ऐसे दिखाए कि लोग इस ताल में ना आए, लेकिन आज खबरों को जात पात से तौल कर दिखाया जा रहा है। इनकी ये पैमाइश इस मुल्क को एक दिन ले डूबेगी। शुक्रिया।